हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनेंशियल अवेयरनेस 2023 की, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है LIC AAO और LIC ADO के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले टॉपिक जो आता है हमारा नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल के जो सिनेरियो चल रहा है, जो भी इकोनॉमिक हैपनिंग्स चल रही हैं, जियो पॉलिटिकल हैपनिंग्स चल रही हैं, उस चीज़ में इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस इनमें से आएंगे ही आएंगे। तो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे अपने से, एक इंडिविजुअल से। ठीक है, आपसे या मेरे से। आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी के बदले आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, या तो आप सर्विसेज दे रहे हो अपनी, या फिर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हो। ठीक है, तो हम इसी में अगर डेफिनेशन में आते हैं तो लेबर जो कि सिटीजन्स हो गए, जो भी काम करते हैं वो लेबर होते हैं। कैपिटल जो मनी हो गया, और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे आयरन की माइनिंग हुई। तो ये सब जितनी भी जो चीजें हैं कलेक्टिवली मिलकर कुछ फिनिश्ड गुड्स बनाती हैं और सर्विसेज देती हैं, जिनकी कुछ यूटिलिटीज होती हैं। तो इन सब से जो वैल्यू ऐड होती है, जो एक तरीके से इकोनॉमिकली वैल्यू जो ऐड होगी, वो रुपीस की टर्म्स में होगी, वो पैसा आएगा, कुछ इनकम आएगी, तो उसे हम नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कहेंगे। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कोई किसी भी कंट्री की, जैसे हमारे देश की रुपीज में, यूएस की अगर आप बात करोगे तो डॉलर्स में आएगी, तो उसकी जो भी करेंसी होती है, और हर किसी को आप डॉलर्स वगैरह में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो, तो वो एक नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री होती है। जैसे हमारी अगर हम बात करें, हम आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़ में, आप गूगल कर रहे होगे, कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश को अभी 3 ट्रिलियन कि $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बोला जाता है। तो वही हमारी एक तरीके से नेशनल इनकम, जो पूरा जो टोटल आउटपुट है वो हो गया, अब तो 3.2 हो गई है। हम 10 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ GDP, GNP, NDP और NNP। GDP सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद GNP, और ये सब हमारे टैक्स इफेक्ट्स के बाद आ जाते हैं, सॉरी डेप्रिसिएशन इफेक्ट्स के बाद। ओके, बट आपको जस्ट पता होना चाहिए नेट का क्या मतलब होता है। बट हम बात करेंगे सबसे पहले जीडीपी की। तो जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ और फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज बॉर्डर्स। ये इसमें की पॉइंट है कि कंट्रीज बॉर्डर्स, कंट्री के अंदर होना चाहिए, विद इन कंट्रीज बॉर्डर, तब उनसे हम डोमेस्टिक कहेंगे। डोमेस्टिक से आप याद कर सकते हो कि डोमेस्टिक क्या होता है। आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाते हो, मतलब वो देश के अंदर ही कहीं आपको पहुंचाएगा। तो डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो हमारा जीडीपी हो गया। ऑल काइंड्स ऑफ कंजम्पशन हम लेते हैं, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। पब्लिक मतलब सरकार द्वारा, प्राइवेट जो हम लोग करते हैं। एक्सपोर्ट्स आर एडेड टू जीडीपी एंड इम्पोर्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीडीपी। तो ये हमारा है कि जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस और क्वार्टरली बेसिस। हम कहते हैं ना कि 7% से बढ़ेगी, 6% से बढ़ेगी। तो लास्ट ईयर जो जीडीपी थी, सपोज 100 रुपए, किसी की भी जीडीपी 100 रुपए है, इस साल वो 107 रुपए हो गई है, 107 हो गई, तो मतलब वो 7% से बढ़ी है। 93 हो गई है तो 7% से कम हो गई है। तो फॉर्मूला ऑफ जीडीपी क्या होता है भाई? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, ये सब चीजें ली जाती हैं। ठीक है, एक तो कंजम्पशन हो गया जो हम लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया जो भी सरकार करती है देश के बाहर या अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड बनाने पे। फिर हमने एक्सपोर्ट्स किए कुछ और इम्पोर्ट्स किया। हमारे देश के केस में क्या है कि इम्पोर्ट ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं। तो ये जो पूरा जो होता है ये माइनस ही हो जाता है, थोड़े कम कर देता है। तो जीडीपी ये होती है। 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। प्राइवेट कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो भी हमारा नेट जो भी वैल्यू आती है। 3 मेथड्स होते हैं जीडीपी को डिफाइन करने के। एक होता है बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर, एक होता है बेस्ड ऑन आउटपुट, और एक होता है बेस्ड ऑन इनकम। इनके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये 3 मेथड्स क्या होते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको याद रखना है कि जो रियल जीडीपी होती है, दिस इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी हमारी इन्फ्लेशन को भी ले लेती है कंसिडरेशन में। तो रियल जीडीपी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे देश में इन्फ्लेशन पॉजिटिव में ही रहता है, इन्फ्लेशनरी कंट्री है, तो रियल जीडीपी हमेशा नॉमिनल जीडीपी से कम ही होती है। ओके, जीडीपी इज कैलकुलेटेड ब्रॉडली ऑन 3 क्लासिफाइड सेक्टर्स। हमें पता ही है, एक तो प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी सेक्टर होता है। प्राइमरी में हमारा एग्रीकल्चर और आपका बेसिकली ये माइनिंग वगैरह आ जाते हैं, जहाँ से हम रॉ मटेरियल्स और नेचुरल मटेरियल्स लेते हैं। हॉर्टिकल्चर आ जाता है, ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं प्राइमरी सेक्टर में। फिर इंडस्ट्रीज जितनी भी होती हैं, सपोज करते हैं कोई भी हैवी मशीनरी हम बना रहे हैं, उसके अलावा आप ये सोचो फूड
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज, बिस्किट बना, कोई भी चीज़ की इंडस्ट्री हो गई सेकेंडरी सेक्टर में। और सर्विसेज सेक्टर हमारा टर्शरी सेक्टर हो गया, जैसे हमारी आईटी हो गई, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जिसमें हम सर्विसेज दे रहे हैं, वो हमारा सर्विसेज सेक्टर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी सर्विस सेक्टर में ही आता है। जीटीबी इज पब्लिश बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मॉस्पी के द्वारा ये पब्लिश करी जाती है। इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी फिगर्स को पब्लिश कौन करता है, क्वार्टरली और एनुअली। जीडीपी इज मेजर्ड इन रूपी टर्म्स बट जीडीपी ग्रोथ इज मेजर्ड इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। मैंने आपको अभी बताया, ये आप चीजें एक बार देख लेना, कई बार पूछ ली जाती हैं कि जॉब्स जो प्राइमरी सेक्टर में होती हैं रेड कॉलर जॉब्स कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को ब्लू कॉलर जॉब्स, और टर्शरी सेक्टर को व्हाइट कॉलर जॉब्स। ऑब्वियसली आप टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में आप कोट पैंट पहन के, व्हाइट शर्ट के ऊपर कोट पहन के जाओगे, व्हाइट कॉलर कहते हैं। मोस्टली जो यूनिफॉर्म्स वगैरह होती हैं जब आप इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, ब्लू कलर की होती हैं। रेड कलर ये यहाँ से सॉइल वगैरह से लिया गया है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, इसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स या कंट्रीज नेशनल। तो आप ये याद कर सकते हो, जैसे किसी भी कंट्री को अगर आप कहीं पढ़ोगे तो नेशनल्स बोलते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल, पाकिस्तानी नेशनल, अमेरिकन नेशनल। तो ये हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया कि अगर कोई इंडियन है वो यूएस में भी रह के कुछ कमा रहा है तो वो भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमारा ऐड हो जाएगा। हमेशा ही क्या होता है इंडिया के केस में, बाहर से हमारे पैसे अंदर ज्यादा आते हैं और अंदर से बाहर ज्यादा कम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वो कम है और बाहर इंडियंस बहुत ज्यादा है। तो हमेशा जीएनपी जो है बड़ा होता है जीडीपी से। ठीक है, बट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इसे यूज करा जाता है, मेनली हम जीडीपी यूज करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से पूछ ली जाती है कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में जो लेटेस्ट टारगेट्स हैं वो क्या दिए हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक ने 6.9% का दिया है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6.8। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का इंपॉर्टेंट है, आरबीआई का इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंपॉर्टेंट है, और फिक्की, क्रिसल, ये सब रेटिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने ये भी देते हैं, और भी लोग देते हैं, मूडीज वगैरह देते हैं, बट ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी इंडिया तो वैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री चल रही है, चाइना से भी ऊपर चल रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज में। ठीक है, कोई बहुत छोटी कंपनी कंट्री हो सकती है जो इंडिया से तेज ग्रो कर रही हो, पर लार्ज कंट्री में या लार्ज इकोनॉमी में इंडिया इज द नंबर 1 राइट नाउ। फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम डेप्रिसिएशन को वो कर लेते हैं कंसीडर, और नेशनल प्रोडक्ट में हम जीएनपी से डेप्रिसिएशन को काट लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं कि भाई जैसे स्टेटमेंट्स आपको दिए, नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, नेट वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। बेस ईयर क्या है ये इसमें दिया है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं आगे बढ़ता हूं इसके लिए। ठीक है, तो अब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आ जाते हैं। हमने नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह डिस्कस कर लिया, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आ जाते हैं। ये यहाँ पे हमारा आरबीआई का रोल स्टार्ट हो जाता है। इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक टूल टू कंट्रोल और मैनेज मॉनेटरी सप्लाई। जो मनी का जो सप्लाई होता है उसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक ये टूल है नेशनल लेवल का, जो कि आरबीआई और सरकार, एक तरीके से आरबीआई का डायरेक्ट रोल होता है इसमें, जो इसे कंट्रोल करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को कितना पैसा इकोनॉमी में जाना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मल कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, बैंकिंग रेगुलेटर। In India, it is controlled by Reserve Bank of India. Monetary policy affects availability of credit in the market, decrease or increase credit. तो obviously आप सोचोगे जब इकोनॉमी स्लो हो रही होगी, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही होगी, तो क्या करेंगे आरबीआई, मनी की जो सप्लाई है मार्केट्स में वो बढ़ा देगा। मनी की सप्लाई जब बढ़ेगी, किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, वो चीप हो जाता है, मनी थोड़ा सा इजी हो जाएगा मिलने में। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, अगर आप लोन वगैरह लेना चाहोगे वो आपको कम में मिलेंगे। जैसे कोविड के बाद हुआ था, बहुत ही सस्ते लोन्स मिलने लगे थे, क्योंकि मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्लो हो गई थी, तो उसे फिर से ट्रैक पे लाने के लिए सब किया गया था। अब धीरे धीरे जैसे ट्रैक पे आ रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो मनी की जो सप्लाई है थोड़ी टाइट करे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बहुत होता है। जैसे ही मनी बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही चीप हो जाता है, तो इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उसके लिए फिर कंट्रोल करने के लिए मनी को टाइट करना पड़ता है। तो यही हमारी मनी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मेन ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भाई बहुत तगड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है
और जो कंट्रीज हैं कई जगहों पे बहुत ज़्यादा, जैसे यूरोप में अभी रिसेंटली फ्यूल वगैरह के दाम बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो बहुत इन्फ्लेशन बढ़ गया था। और मेन जो टारगेट होता है, मेन पर्पज होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई के पास दो तरीके के टूल्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स पे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट क्वांटिटेटिव टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। क्वांटिटेटिव टूल्स में भी दो तरीके के होते हैं, जो एक तो होते हैं पॉलिसी रेट्स और एक होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिन्हें हम बहुत ही विस्तार में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉलिसी रेट्स तो रेपो रेट वगैरह, जैसे आपको पता है कि आरबीआई इनके हर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की, उसमें तय करता है कि भाई बढ़ाना है या घटाना है बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का जो उनका टारगेट होता है, ठीक है। तो पॉलिसी रेट में सबसे पहले रेपो रेट आता है। रेपो रेट हमारा बेंचमार्क पॉलिसी रेट है। अगर क्वेश्चन आता है कि बेंचमार्क पॉलिसी रेट क्या है, तो वो रेपो रेट है। सारे जो रेट्स, जो दूसरे जो पॉलिसी के जो रेट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो रेपो रेट से ही अलाइन होते हैं, रेपो रेट्स के साथ ही वो चलते हैं, उसी हिसाब से वो चलते हैं। तो इट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट आरबीआई बैंक्स को पैसा देगी, तो आरबीआई के ऊपर है, वो अगर सप्लाई को, मनी सप्लाई को टाइट करना चाहती है तो भाई महंगे ज्यादा रेट में देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट में। जैसे हम लोन लेते हैं, कई बार ज्यादा मिलता है, कई बार कम में मिलता है, और अगर सप्लाई को इजी करना होगा तो वो कम रेट में देगी। रेपो रेट कम हो, फिक्स होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ही तय करता है कि भाई उसे बढ़ाना है घटाना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लैंडिंग का रेट होता है। फिर ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये अभी 22 में ही इंट्रोड्यूस करा था आरबीआई ने टू कर्ब इन्फ्लेशन। द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज अ कोलेट्रल फ्री लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई होता है वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, लिक्विडिटी मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कॉमर्शियल बैंक से विदाउट इशूइंग एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को, आरबीआई को देने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही ले लेता है, उसकी मर्जी है। जब उसे मनी सप्लाई को टाइटन करना होगा तब वो बैंक से ले लेगा एक नोटिफिकेशन इशू करके, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक रूल में आ चुका है। और अगर इजी करनी होगी तो बैंक्स को कम रेट पे दे देगा। तो एसडीएफ जो होता है हैज रिप्लेस्ड फिक्स रेट रिवर्स रेपो। फिक्स रेट रिवर्स रेपो अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले तक, जो लोग पहले भी तैयारी कर रहे थे, आपको जनरल नॉलेज है, तो एक रेपो रेट होता था और एक रिवर्स रेपो रेट होता था। अब रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है मनी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से। रिवर्स, ये फिक्स रिवर्स रेपो रेट अभी भी है, फोर्स में है, लेकिन इसे एक तरीके से डॉर्मेंट रखा हुआ है। आरबीआई का ने बोला है एक नोटिफिकेशन के थ्रू कि जब हमारा मन करेगा, जब ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होगी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन, तब हम इस चीज को यूज करेंगे, बट अभी के लिए हमने इसे डॉर्मेंट कर दिया है। इसका रेट 3.35% पे फिक्स है, जो कि पॉलिसी रेट से अलाइन नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें ये नहीं करना, हमें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की डेफिनेशन को करना है। तो एलएएफ कॉरिडोर क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इसकी फुल फॉर्म है। एलएएफ कॉरिडोर ये होता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी करके एक रेट होता है जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो सीलिंग होता है, ठीक है, अपर बैंड, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है लोअर बैंड, और पॉलिसी जो रेपो रेट होता है वो होता है इसका मिड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक टेबल से दिखाता हूं, इस टेबल से, कि यहां पे आप देखोगे जो पॉलिसी रिवर्स रेपो रेट है अभी प्रेजेंटली वो 6.25% है, लेटेस्ट डेटा है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है 6%, जो कि इससे 0.25% कम है, जो कि क्या था, इसका फ्लोर था, लोअर लिमिट था। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 6.5%, जो कि उसका सीलिंग था, और जो रेपो रेट आता है वो यहां पे बीच में आता है। तो आप देखोगे 0.25% का ही डिफरेंस है, ठीक है। और जो बैंक रेट होता है वो हमेशा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से अलाइंड होता है, उसी के समान होता है। तो ये 6.5 आप देख रहे हो। फिक्स रिवर्स रेपो रेट जैसे मैंने आपको बताया 3.35% पे ये फिक्स है, इसका भी कोई ऐसा मतलब नहीं है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से आगे तक, ये हमारी फर्स्ट लेक्चर था। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।